2024 चला गया और 2025 आ गया। सब लोगों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी और यह भी कहा कि आपका यह साल बहुत ही मंगलमय हो, आपके सारे बिगड़े काम बने, आपका जीवन सुखमय हो। लेकिन आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि साल चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए खुशियों से भरा हो ऐसा नामुमकिन है। जब वो छोटा होगा तो जरूर उसकी माँ का लाडला रहा होगा और माँ ने सोचा होगा कि बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर बार नए साल पे उसकी माँ ने भी तो उसको शुभकामनाएं दी होंगी और ऊपर वाले से दुआ की होगी कि नया साल उसके जीवन में खुशियां भर दे और उसके सारे सपने पूरे करे और वो जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन 2024 में कुछ ऐसा होता चला गया, हालात कुछ इस तरह बदल गए कि जैसे ही उसने 2025 में कदम रखा, वो एक हत्यारा बन गया और वो अपनी ही माँ और बहनों का कातिल बन गया। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है और इस खौफनाक कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बात नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 की है। 31 दिसंबर 2024 को जिस रात पुराना साल गुजर रहा था और नया साल का इंतजार हो रहा था, तो उसको एंजॉय करने के लिए लोग तरह तरह के काम कर रहे थे। पार्टी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे, डांस क्लब वगैरह वगैरह। और ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, तो उसके लिए पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही थी। इन्हीं संभावनाओं के चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चारबाग के पास जो लोको पुलिस चौकी है, वहां भी पुलिस रात भर अपनी ड्यूटी दे रही थी। एक तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, दूसरा बेहद रिहायशी इलाका है, ऊपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और कठोर अनुशासन। तो सारी रात मुस्तैदी के बाद, ड्यूटी करने के बाद, सुबह लगभग 5-6 बजे के आसपास का समय होगा और ठीक ठाक ठंड पड़ रही थी। पुलिस वालों को अब नींद की झपकी भी आने लगी थी। लखनऊ में उस दिन बहुत ज्यादा ठंड थी, सुबह सुबह कोहरा भी था और थोड़ी दूर पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इतना ज्यादा कोहरा था कि अचानक पुलिस चौकी में एक लड़का दाखिल होता है। देखने में नौजवान था, ठीक ठाक, लेकिन हल्का घबराया हुआ सा लग रहा था। इससे पहले कि पुलिस वाले उससे कुछ पूछ पाते, वो खुद ही बोल पड़ा, साहब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक होटल है और उस होटल के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हैं। पुलिस को उसकी बात सुनकर अजीब लगा, उन्हें लगा कि शायद ये लड़का नशे की हालत में कुछ बात कर रहा है। पुलिस वालों ने उससे दोबारा हड़काते हुए पूछा, तू होश में तो है? पता है तू क्या बोल रहा है? लेकिन इस लड़के ने फिर वही लाइन दोहराई और इस बार उसने कहा, साहब मैं बिल्कुल होशो हवास में बात कर रहा हूँ और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि चारबाग का जो नाका है उसके पास तरंजीत होटल है, उसके कमरा नंबर 109 में 5 डेड बॉडीज पड़ी हैं। अब जैसे ही पुलिस वालों ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो पुलिस वालों की आंखों से नींद उड़ गई। उन्होंने उससे तुरंत सवाल किया कि तुमको ये सब कैसे पता? तो इस सवाल के जवाब में वो लड़का कहता है कि मैंने ही उन सबको मारा है। उसका जवाब सुनकर पुलिस हरकत में आ जाती है और उसको अपने साथ लेकर होटल की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। होटल तरंजीत के कमरा नंबर 109 के बाहर पुलिस खड़ी होती है और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर पुलिस अंदर का नजारा देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां उस कमरा नंबर 105 में 5 लाशें पड़ी थी। उन पांचों लाशों में 9 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की उम्र तक की महिला की थी। नए साल के सेलिब्रेशन की पार्टी और मस्ती का नजारा देखने के कुछ ही घंटे बाद मौत का यह मंजर भी देखना पड़ेगा, ऐसा पुलिस वालों ने सोचा तक नहीं था। पुलिस की टीम उस लड़के को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और इस घटना की पूरी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों तक पहुंचा देती है। कुछ ही समय में फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंच जाती है और उनके साथ मीडिया के कुछ लोग भी पहुंच जाते हैं। सभी ये जानना चाहते थे कि इस घटना को अंजाम किसने दिया और किस वजह से दिया। अभी तक सबके मन में ये सवाल चल ही रहा था कि उधर सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल होने लगता है। पहले आप इस वायरल वीडियो को देखिए। हमारा आधा ब्लॉक तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप सच्चे हिंदू और सच्चे ठाकुर हो तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ वही मंदिर बनना चाहिए, जितना भी हमारे घर का सामान है, जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जात मार गई सारी, उस सामान को इसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारे मन, हमारे लोगों को खुशी मिले। ये अपने हाथ से मैंने मारा है, आपके साथ मिलकर क्या करूँ? इनको देखते हुए देखूं हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये ऐसे इस मुसलमान जिस तरह के मुसलमान रहते हैं, ये साले पता नहीं कहाँ पे आके हिंदुस्तान में बस गए हैं। हम्म? कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, बचा सकता है? हैं? बेचारियों की मैंने कितने गरीब लोगों ने बेटे उठा उठा के हैदराबाद में बेची, बेचारी मर रही होंगी, तड़प रही होंगी, मुझे नहीं चाहते थे, मजबूर है। हमारे पास उस जमीन के कागजात भी हैं, हम जो लिखना चाहते हैं वो भी हमने लिख के दे दिया, बहुत जगह अर्जी भी भेजी, कई जगह सुनवाई हुई, लेकिन ये बस्ती वाले साले चौकी अपनी कब्जे में कर रखी है, पैसा खिला खिला के साले बच जाते हैं। वो घर आप योगी जी किसी के हाथ में मत जानना, जान बसी उसमें हम सबकी। उसको अपने कब्जे में करके मंदिर बनाया, और मंदिर को जान के हमने मंदिर ही बनेगा उसमें, इतना जरूर कहूंगा। अब आपकी मर्जी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी है आज, इनके हाथ काटे मैंने गला दबाया इनका मैंने। एक सबसे छोटी बहन है मेरी, उनकी इज्जत बचाइए, हम रुकना नहीं देना चाहते तुम जैसे मुसलमानों के हाथ। कंजर है मुसलमान साले, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ये साले पता नहीं कहाँ से आके बस गए, इन्होंने मंदिर कब्जे में कर लिए बहुत से, बनना चाहते थे, हमारी हिंदुओं ने मदद नहीं करी। आखिरी उम्मीद आप ही हो कि हमारे मरने के बाद तुम कर दोगे साथ। इस तरह वीडियो बना तो हाथ जोड़ के विनती नहीं कर सकते, बस हाथ जोड़ के विनती आपसे कि बस इंसाफ दिलाओ। बहुत तड़पे हम लोग। जिस टाइम पे गेस्ट हाउस वाले, जिसमें गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने सबसे पूछा था कि मकान दे दो। इस वीडियो में आपने जो लड़का देखा है, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका नाम अरशद है और वो आगरा के इस्लाम नगर का रहने वाला है और फेरी लगाने का काम करता है। परिवार में उसके पिता बदरुद्दीन है, उसकी माँ आसमा लगभग 50 साल की, एक बहन रहमीन 19 साल की, दूसरी बहन अलसिया 18 साल की, तीसरी बहन अक्सा 16 साल की और सबसे छोटी बहन आलिया 9 साल की है। यानी कुल मिलाकर परिवार में 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं और वो छोटा मोटा काम धंधा करके अपना जीवन यापन करते हैं और अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, घर का गुजारा अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ, वक्त ने करवट ली और पड़ोसियों से उनके ताल्लुकात बिगड़ गए। आलम यह हुआ कि आए दिन पड़ोसियों ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और मारने पीटने लगे। उनके पड़ोसी पैसे के मामले में उनसे काफी मजबूत थे, थोड़ा पावरफुल लोग थे। उन्होंने अपने पैसे के और ताकत के बल पर उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने यह दिखाने की कोशिश भी की कि अरशद और बदरुद्दीन का परिवार बांग्लादेश से आया है और ये रोहिंग्या है। दरअसल अरशद और उसका परिवार यहाँ का रहने वाला नहीं था, वो लोग बदायूं के रहने वाले थे। बदायूं से आकर ये इस्लाम नगर में रहने लगे थे और इसी वजह से पड़ोसियों को लगा कि क्यों ना हम इनकी जमीनों पर कब्जा कर लें। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अरशद का कहना है कि जमीनों के सारे कागजात उनके पास हैं और अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो आज इस वारदात को अंजाम देने की नौबत ही नहीं आती। जब खबर बड़ी बनती है तो पुलिस वालों पर भी प्रेशर आ जाता है और फटाफट जांच शुरू कर दी जाती है। पुलिस के साथ साथ मीडिया की कुछ टीमें भी अपने लेवल पर जांच पड़ताल शुरू करती हैं और इस जांच के बाद, इस पड़ताल के बाद जो मुख्य बिंदु सामने आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो डिटेल से समझा पाऊं। जैसा कि अरशद ने बताया था कि उसके परिवार में कुल 7 लोग हैं, अरशद, उसके पिता बदरुद्दीन, उसकी माँ आसमा और उसकी 4 बहनें। लेकिन सच बात तो यह है कि उस घर में 7 नहीं बल्कि 8 सदस्य थे और 8वीं थी अरशद की पत्नी चांदनी। अरशद की शादी चांदनी से हुई थी, मगर शादी के महज 2 महीना बाद ही उनकी अनबन हो गई और चांदनी ने अरशद से 2 महीने के बाद ही तलाक ले लिया। अच्छा, तलाक तो हो गया, मगर आसपास के लोग हैरान थे कि तलाक हुआ क्यों है। तब चांदनी की माँ सामने आती है और वो बताती है पूरी सच्चाई। और सच्चाई ये थी कि अरशद बहुत ही झगड़ालू किस्म का इंसान था और उसका पिता बदरुद्दीन महिलाओं पर और लड़कियों पर बुरी नजर रखता था। वह आगे बताती है कि हमने ये सोचकर चांदनी का रिश्ता किया था कि हमारी बेटी इस परिवार में खुश रहेगी, मगर बदरुद्दीन चांदनी पर भी बुरी नजर डालता था। जब कभी चांदनी उसको अकेले दिखाई पड़ती थी, उसके पास आने की कोशिश करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था। वह चांदनी को अपने पास बैठने के लिए बोलता था और बात करने के लिए बोलता था। चांदनी की माँ आगे बताती है कि एक दिन खुद अरशद की माँ ने परेशान होकर चांदनी से ये कहा कि बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये वहशी दरिंदे तुमको ही मार डालेंगे। अक्सर देखा गया है कि 2 महीने में कोई शादी नहीं टूटती, मगर अरशद और बदरुद्दीन ने चांदनी को इतना टॉर्चर किया, इतना सताया, इतना परेशान किया कि वो 2 महीने बाद ही तलाक लेकर इन्हें छोड़कर चली गई। साथ ही जब मीडिया के लोगों ने पड़ोसियों से जाकर पूछताछ की, तो सबने एक ही सुर में जवाब दिया कि उनका खुद का पूरा परिवार अरशद और बदरुद्दीन की वजह से परेशान था। दोनों बेहद झगड़ालू स्वभाव के थे और अपने घर के सदस्यों पर अत्याचार करते थे। यही वजह थी कि मोहल्ले के लोगों ने और पड़ोसियों ने भी उनकी कभी कोई सुध नहीं ली
और अगर हम इस घटनाक्रम को बड़े गौर से देखते हैं तो इन्होंने जो काम किया उससे बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले ये लोग 30 दिसंबर को अपने घर से मतलब इस्लाम नगर से निकलते हैं और अजमेर पहुंचते हैं। फिर अजमेर से निकलते हैं और लखनऊ पहुंचते हैं। वहां चारबाग के पास होटल तरनजीत के कमरा नंबर 109 में रुकते हैं। फिर अरशद और बदरुद्दीन दोनों बाहर निकलते हैं और शराब के ठेके पर जाकर वहां से शराब खरीदते हैं। वापस कमरे पर आते हैं और सबको शराब पिलाते हैं। जब सबको नशा हो जाता है तो उनके हाथ बांध देते हैं, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं और फिर दोनों बाप बेटे मिलकर किसी की नस काटते हैं, किसी का गला काट देते हैं, किसी का गला दबाते हैं और एक एक करके उन पांचों का कत्ल कर देते हैं। अब अरशद और बदरुद्दीन ने मिलकर इस कहानी में अपना धर्म परिवर्तन करने की बात तो कह दी, मगर सवाल ये उठता है कि जब उन सभी को शराब पिलाई गई थी तो इन दोनों ने शराब क्यों नहीं पी? जब सबको मार डाला गया और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिया गया तो इन दोनों ने अपने आप को खुद क्यों नहीं मारा? दूसरा सवाल ये उठता है कि अरशद तो पुलिस थाने पहुंच गया, लेकिन उसका पिता बदरुद्दीन क्यों फरार हो गया? तीसरा सवाल ये उठता है कि अगर दोनों इतने ही शरीफ थे तो अरशद की पत्नी और उसके परिवार ने इन दोनों पर इतने संगीन आरोप क्यों लगाए और शादी के सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर ही तलाक की अर्जी क्यों डाल दी? और चौथा और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बहनें भी परेशान थी कि उनके मोहल्ले वाले या उनके पड़ोसी उनको बेच देंगे, तो फिर ये बात तो वो खुद सोशल मीडिया पर आकर बोल सकती थी या लिखकर बता सकती थी या पुलिस के सामने हाजिर हो सकती थी, लेकिन उनके हाथ बांध दिए गए, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और उनका कत्ल कर दिया गया। इन सारे सवालों का अगर हम जवाब ढूंढते हैं तो जवाब सिर्फ एक ही निकल कर सामने आता है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरशद ने पुलिस कस्टडी में भी अपने बयानों को बार बार बदला। जैसे कि वायरल वीडियो में इसने कहा कि हम 10 दिन तक फुटपाथ पर भटके, मगर मीडिया रिपोर्ट्स और पड़ोसियों के अनुसार वो 30 दिसंबर को घर से निकले और लखनऊ में इन्होंने 1 तारीख को वारदात को अंजाम दिया। यानी 30, 31 और 1, मतलब घर से निकलने के बाद 2 दिन के बाद ही इन्होंने सबका कत्ल कर दिया। तमाम एक्सपर्ट्स ने जब गहन जांच पड़ताल की तो पता चला शायद अरशद सोशल मीडिया पर नेम और फेम पाना चाहता था। अपने वीडियो में लगातार यह बोलना कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा था और पूरा परिवार हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता था। फिर ये बोलना कि हम 10 दिन तक फुटपाथों पर भटकते रहे, जबकि सारा घटनाक्रम 2-3 दिन में ही खत्म हो गया। ये तमाम बातें इस ओर इशारा करती हैं कि अरशद के दिमाग में शायद ये प्लान था कि अगर हम धर्म परिवर्तन का एंगल दुनिया के सामने रख दें और यह दिखाने की कोशिश करें कि मुस्लिम परिवार में होते हुए हम बहुत परेशान थे, मुस्लिम धर्म में हम बहुत परेशान थे और हम अपने घर में मंदिर बनवाना चाहते थे और पड़ोस का जो मुस्लिम समाज था वो हमारे इस फैसले से, इस कदम से बिल्कुल खिलाफ था और इसलिए वो हमें प्रताड़ित करते थे। तो शायद मैं फेमस हो जाऊंगा और हिंदू समाज का मुझे सपोर्ट मिल जाएगा और मैं बच जाऊंगा। वास्तविकता ये थी कि अरशद के द्वारा दिए गए बयान सच्चाई से मेल बिल्कुल नहीं खाते थे। अगर वह अपने घर में मंदिर बनवाना चाहता था, हालांकि ऐसे मंदिर घरों में बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लें कि अगर वो ऐसा ही करना चाहता था तो उससे पहले उसने कभी किसी के सामने या सोशल मीडिया पर इस बात को रखा क्यों नहीं? इस हत्याकांड के पीछे क्या मकसद है, क्या कारण है, क्या वजह है, इस बात का भी सामने आना बाकी है। फिलहाल पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हैं, क्योंकि जो कुछ अरशद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वो सच्चाई से कोसों दूर है, सच्चाई से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। फिलहाल हर बयान, चाहे वह मोहल्ले वालों का हो, पड़ोसियों का हो या फिर अरशद के ससुराल वालों का हो, वह अरशद और बदरुद्दीन को कटघरे में खड़ा करता है। इस कत्ल की वारदात से अभी पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सच्ची घटनाओं और सच्ची कहानियों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।